नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मनु के अंतर्गत जो पिछली कक्षा में हमने सप्तांग सिद्धांत और उसकी राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम मनु के जो शासक है उसके व्यक्तिगत गुणों पर चर्चा करेंगे। मनु का शासक नैतिक गुण, विशिष्ट योग्यताएं एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होगा। विनयशीलता से ही शासक राज्य, ऐश्वर्य एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। उसे इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना होगा, दुर्गुणों से बचना होगा। मगया, जुआ, दिन में शयन, परनिंदा, स्त्री से अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान में आसक्ति, निष्प्रयोजन एवं व्यर्थ भ्रमण आदि 10 व्यसनों को काम जनित बताते हुए इन्हें पूर्णतः त्यागने योग्य माना है। 8 क्रोधजन्य व्यसन है: चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, परधन अपहरण, कटुवचन, कठोरता आदि। आवश्यक गुण ये तो हैं जिनसे बचना है। फिर बताया आवश्यक गुण: शूरवीरता, पराक्रम, बलशालिता, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु एवं कठोर बनाने की क्षमता। ये एक उत्तम शासक के गुण हैं कि शासक में शूरवीर भी हो, पराक्रमी भी हो, बलशाली भी हो, चतुर हो, समय और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्वयं को मृदु यानी कि और कठोर बनाने की क्षमता हो। दानशीलता, विद्वानों का आदर, न्यायप्रियता और निष्कपटता आदि मनु ने शासक को गुणों में शामिल किया है। मनु ने शासक को त्रयी वार्तानुवंशिकी व दंड नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने की भी अपेक्षा की है। तो ये शासक के व्यक्तिगत गुण हैं। ऐसा होगा तो एक अच्छा शासक बन सकता है, ऐसे गुणों से युक्त एक अच्छा राज्य की स्थापना कर सकता है। फिर बात आती है मंत्री परिषद की। राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य रूप से मंत्रियों को माना कि मंत्रियों से ही राज्य कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसमें युक्त राजा ही धर्म दंड का उचित प्रयोग कर सकता है, कि मंत्री से युक्त राजा ही धर्म दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। शासक शक्ति का प्रयोग संस्थागत रूप से किया जाएगा, यानी इंडिविजुअल राजा अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, वो संस्थागत यानी मंत्रियों की सलाह से करेगा। राजकार्यों को सुचारू निर्वाह हेतु 7-8 मंत्रियों की नियुक्ति करने व उनके परामर्श की सहायता से अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए मनुस्मृति में राजा को कहा गया है कि राज्य कार्य को जब भी करें तो मंत्रियों की परामर्श और उनकी सहायता से करें। इसके बाद आता है मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएं, कि मंत्री जो 7-8 बनाए वो कैसे हों। तो वो कहता उच्च कुल में उत्पन्न हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, सूरवीर हो, शस्त्र विद्या में निपुण हो, विद्वान एवं धर्मात्मा ब्राह्मण। मंत्रियों से ही परामर्श लिया जाना चाहिए। मनु ने शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना, यानी कि शूद्र जो व्यक्ति है उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मंत्री को बुद्धिमान, स्थिरचित्त अर्थात आपत्ति काल में भी न घबराने वाला, शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित के विपरीत आचरण को न करने वाला होना चाहिए। ये मंत्रियों की योग्यता में बताया। दूसरा है मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार। मंत्रियों के दायित्व क्या होंगे उसके बारे में कहता है कि प्रजा एवं राज्य कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करे, कि प्रजा के और राज्य कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं उनको जांच करे कि वो अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा है मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। मंत्री परिषद के सदस्य पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श एवं संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से भी विचार विमर्श कर सकता है, कि राजा अलग अलग मंत्रियों से भी गोपनीय विचार कर सकता है और सामूहिक रूप से भी उनसे विचार कर सकता है। मंत्रणा की गोपनीयता। मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थल महत्वपूर्ण माना है, कि मंत्र की गोपनीयता को मनुस्मृति में वो कौटिल्य ने या शुक्र ने सभी ने महत्वपूर्ण माना। आज भी जब हमारे मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि राज्य के जो कार्य जो मंत्रणा होती है वो सार्वजनिक नहीं करने की होती हैं जब तक कि पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं हो जाता। तो मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। मंत्रणा का समय व आवश्यक परिस्थितियाँ ऐसी हों जिससे दूसरों को पता नहीं चले।
मनु जिस राजा के कहता है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते, वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी पर भोग कर सकता है। यानी कि जिसके पास धन नहीं है फिर भी वो पूरा राज्य, संपूर्ण विश्व पर अपना राज्य स्थापित कर सकता है, लेकिन उसकी मंत्रणा की गोपनीयता होना जरूरी है। तो ये 4 चीज़ें, मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताएं, मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार क्या करेंगे, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली कैसी होगी, मंत्रणा की गोपनीयता। अब बात आती प्रशासनिक प्रणाली की, क्योंकि ये तो हो गए ऊपर के हायर की। अब उनको शासन चलाने के तो नीति पॉलिसी बनाते, पॉलिसी मेकर हैं, फिर उसको लागू करने के लिए आज भी वही सिस्टम है। तो प्रशासनिक प्रणाली में प्रमुख शासकीय जो प्राधिकारी व निकायों की बात की कि सबसे ऊपर राजा है, उसके बाद मंत्री है, उसके बाद सचिव है, फिर उसके बाद अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष अपने राजा मंत्री की बात कर चुके। अध्यक्ष आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों, शासन के विशिष्ट विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं। परिषद विद्वान व्यक्तियों की सभा जो 3 वेदों के ज्ञाता हों, कानून निर्माण व नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं। सेनापति सेना पर नियंत्रण रखने का सेना का प्रमुख होता है। दूत शुद्ध अंतःकरण वाले, चेष्टाओं को जानने वाले, कुलीन, इच्छा, अच्छी स्मरण शक्ति वाले एवं देश काल को समझने वाले व्यक्ति दूत तो नियुक्त किए जाने चाहिए। फिर आता है प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन की। प्रशासनिक व्यवस्था में एक हायरार्की के कार्यों का विभाजन होता है। राजा के बाद मंत्री के बाद सचिव, अध्यक्ष एवं अन्य प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं। राज्य की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। तीसरा है प्रादेशिक व स्थानीय प्रशासन कि राज्य का शासन 2 भागों में बांट दिया, पूर्व यानी नगर, राष्ट्र। पूर्व यानी कि राजधानी है, नगर है, राष्ट्र जिसमें गांव, फिर 10 गांवों का एक समूह, फिर 20 गांवों का समूह, फिर 100 गांवों का समूह, फिर 1000 गांवों का समूह। पूर्व यानी कि जो नगर है वो वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त ऐसे भूभाग पर जहाँ विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों। ग्राम का अधिकारी रक्षक कहलाता है। उसका कार्य है प्रजा से कर वसूल करना, उच्च अधिकारियों तक उसको कर को पहुँचाना, ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखना माना गया है। प्रत्येक संगठन का अधिकारी उच्च संगठन के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। मनु ने नगर के प्रशासन हेतु एक शूरवीर, तेजस्वी, विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया है एवं इसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्य हेतु उत्तरदायी माना है। इसका कार्य होगा प्रजा का रक्षण, निवासियों के कार्यों का निरीक्षण, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना। ये चौथा है अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण कि प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे में मनु ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की समस्त संपत्ति को छीनकर उन्हें राज्य से बाहर निकालने का दंड प्रस्तावित किया है। अधिकारियों व कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से विरत रखने के लिए उन पर नियंत्रण रखने के साथ उन्हें समुचित मात्रा में और समय पर वेतन का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ये उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया। मनु ने सबसे अच्छा शुक्र बताता है प्रशासनिक व्यवस्था की। अब हम करते हैं शासक पर नियंत्रण कि शासक के कोई निरंकुश ना हो, इसके लिए ऊपर 2 तरह के नियंत्रण, नैतिक एवं सैद्धांतिक नियंत्रण और दूसरा शासक पर संस्थागत नियंत्रण। तो नैतिक नियंत्रण और सैद्धांतिक में आता है कि धर्म के अनुसार राजा कार्य करे। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। मनु शासक पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उसे जनहित में कार्य हेतु प्रतिबद्ध करते हैं। मनु के अनुसार व्यक्ति अर्थ एवं काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके सुखमय लौकिक जीवन एवं पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। दंड नीति एवं न्याय व्यवस्था कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से ही चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है, इसलिए दंड को धर्म माना जाता है। राजा को चेतावनी दी, यदि शासक दंड का उचित रीति से प्रयोग नहीं करता है तो वह दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। दंड के द्वारा दंडित होता राजा भी। राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड एक साधन मात्र है। अपराध के अनुरूप दिया गया दंड प्रजा को स्वधर्म हेतु प्रेरित करता है, जबकि अविवेकपूर्ण रीति से दिया गया दंड शासक को बांधों सहित नष्ट कर देता है। शासक पर दूसरा नियंत्रण है संस्थागत नियंत्रण। मंत्री एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा करना आवश्यक माना गया है।
ये संस्थागत नियंत्रण, राजा मनमानी ना करे, वो मंत्रियों से और अधिकारियों से मंत्रणा करके ही कार्य करे। स्थानीय प्रशासन का संचालन स्थानीय लोग करेंगे, शासन की शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, कर व्यवस्था होगी, जो जिसका कल मैंने उदाहरण देके बताया था कि जो बछड़ा है, बछड़ा जैसे गाय का दूध थोड़ा सा पीता है, बाकी अपने परिवार के पालन के लिए भ्रमरे का उदाहरण थोड़ी थोड़ी कर ग्रहण करने की बात कहता है। यदि कोई राजा धर्म का उल्लंघन करता है तो अपने कर्तव्यों को के पालन में निष्क्रियता बरतता है अथवा अपनी शक्ति का अन्यायपूर्ण उपयोग करता है, तो ये परिस्थितियां भी मनु के अनुसार प्रजा को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्रदान नहीं करती। राजा की अनुचित आचरण के विरुद्ध मनु ने राजा को जो चेतावनी दी है वे राजकीय सत्ता पर जनता का नियंत्रण स्थापित नहीं करती, बल्कि पारलौकिक नैतिक एवं संस्थागत नियंत्रण को स्पष्ट करती हैं कि जनता को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। राजा पर सिर्फ नैतिक, पारलौकिक और संस्थागत नियंत्रण होगा, जनता विद्रोह नहीं कर सकती। ये यहाँ पर यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। धन्यवाद।